नमस्कार। एबीपी नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान 1 और 5 दिसंबर को चुनाव और फिर 8 दिसंबर को नतीजे का दिन। और उससे पहले अपने चैनल पर आपने देखा सी वोटर का गुजरात का ओपिनियन पोल। तस्वीर बहुत साफ हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं इस सर्वे में बड़ी बात उभर कर आ रही है, वो यही कि बीजेपी का मजबूत किला गुजरात बना हुआ है। कोई उसको भेद पा नहीं रहा है और सिर्फ जीत नहीं बल्कि रिकॉर्ड जीत की तरफ बीजेपी गुजरात में बढ़ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख जी हमारे साथ मौजूद है। यशवंत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो तस्वीर सी वोटर के सर्वे में उभरी है, रिकॉर्ड जीत जिसकी तरफ बीजेपी बढ़ रही है, ये आम आदमी पार्टी की बदौलत? बिल्कुल रुमाना, जो कि एबीपी सी वोटर का ट्रैकर जो था वो हम लोग जब शुरू किया था, आप याद कीजिए 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी के हिस्से में मुश्किल से 3.5-4% वोट का गुजरात में पैमाना था। और वहां से हमारे एबीपी सी वोटर में हमने ट्रैक करते करते देखा कि ये आज 20% को जो है क्रॉस कर गया है। और ये भी बात हम लगातार कह रहे थे कि देखिए, आम आदमी पार्टी का हमने जब ट्रैक किया था उत्तराखंड में, तब भी एक समय आया था कि जब वो 17-18% तक पहुंचे थे, फिर उसके बाद में उनका पुनर्मुश भवन में और ग्राफ नीचे चला गया। जी। और उसका कारण ये था कि उन्होंने सारी ताकत झोंक दी थी पंजाब में और उन्होंने उत्तराखंड को छोड़ ही दिया था एक तरीके से। और ये हमारा ध्यान था इस बात पे लगा हुआ कि एक बार 15% वोट शेयर जब हमारे ट्रैकर में कोई पार्टी क्रॉस करती है तो वो मोमेंटम सस्टेन करती है या वो पुनर्मुशको भाव वाले अंदाज में वापस चला जाता है। और अभी फिलहाल हमारे आज के आंकड़े तो साफ दिखा रहा है कि न केवल मोमेंटम सस्टेन किया है आम आदमी पार्टी ने पिछले वाले पोल से, और वो ऊपर की ओर गए। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि 30 सालों में आप ये समझिए कि हमने पहला गुजरात का ओपिनियन पोल अपनी जिंदगी में मैंने सन 95 में किया था। 95 से आज हम 2022 में आ गए हैं। इतने में हमने हमेशा गुजरात का चुनाव बाइपोलर ही देखा है। बहुत इक्का दुक्का जगह पे कोई ऐसा हुआ जब ट्रायंगुलर कंटेस्ट की बात हुई, वो भी दरअसल एक बार शंकर सिंह वाघेला के विद्रोह के कारण और एक बार केशु भाई पटेल के अलग होने के कारण, लेकिन वो बहुत लिमिटेड और स्थानीय जगह का मामला था। और बाद में वो कांग्रेस के साथ में एक तरह से समझौते में भी कुछ ना कुछ मामला आगे बढ़ा। जी। तो ट्रायंगुलर कंटेस्ट तो आम आदमी पार्टी ने बना दिया। जी। अब ये बात देखिए रोमाना, यहाँ समझने की है आपको बहुत, कि ये हमारा ट्रैकर लगातार इस बात को कह रहा है शुरू से जी। कि अगर 100 वोट भी आम आदमी पार्टी को मिलते हैं तो उसमें 75 करीब कांग्रेस से आ रहे हैं और 25 बीजेपी से। इसका मतलब क्या हुआ रोमाना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आज तो हमारे ट्रैकर में 20% वोट दिख रहा है आपको आपका, लेकिन मानिए 10% भी मिलता है तो हर 10% वोट जो आम आदमी पार्टी को मिलेगा उसमें कांग्रेस और बीजेपी का गैप 5% वोट का बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में बोले, 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी को कांग्रेस से करीबन 10% वोट ज्यादा मिले थे। बीजेपी 99 भी थी, कांग्रेस 77 पे थी। जी। अब अगर आम आदमी पार्टी केवल 10% वोट पोल करती है तो ये 10% का गैप जो कांग्रेस और बीजेपी का, ये 15% हो जाए। हम्म। तो आप अंदाजा लगा सकती है कि सीटों पे क्या अंतर पड़ेगा। दूसरा अंदाजा लगाइए कि ट्रैकर के वोट 20% कहीं बने रहते हैं या बढ़े नहीं, 20% बढ़े रहे, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी को 20% वोट मिलने का मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी का गैप 10% और बढ़ जाएगा। यानी 5 साल पहले अगर वो 10% था तो आज की तारीख में वो 20% का गैप होगा। ठीक है। 20% वोट शेयर के गैप के अर्थ क्या होते हैं, वरना आप अच्छे से समझ सकते ठीक है सर, और दर्शक भी हमारे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, कि ये जिस तरीके से, क्योंकि हमारा सी वोटर का तो डेली का ट्रैकर है। अच्छा, अक्टूबर में हमने आंकड़े दिखाए थे, तब ये आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 17% के आसपास, सीट के मामले में जी। 0 से 2 का एक रेंज सामने निकल कर आया था। अब जब हम नवंबर में ये सर्वे दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखा रहे हैं, तो वो बढ़कर 20% हो गया है और सीटें जो है वो 7 से लेकर 15 तक जो आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर, क्योंकि आपका इतना अनुभव है, क्या ये मोमेंटम इससे ज्यादा गति से भी बढ़ सकता है? मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी क्या त्रिकोणीय इस लड़ाई को बनाती हुई भूमिका में ही सिमटती हुई नजर आ रही है, या फिर कोई चमत्कार, कोई बड़ा उलटफेर ऐसा भी कुछ हो सकता है गुजरात? बड़े उलटफेर से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा उलटफेर इस बात का नहीं है कि बीजेपी सरकार बनाएगी या नहीं। ओके। सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है। उलटफेर जो हो सकता है वो ये कि क्या कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन सकती है गुजरात में। ठीक है।
तो ये नंबर उलटफेर नंबर दो की लड़ाई हो सकती है, दो की फिर नंबर दो के लड़ाई मामले में। नंबर 2 की है और बड़ी महत्वपूर्ण है ठीक रोमाना। है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज ऑलरेडी 2024। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बाद में तीसरी पार्टी है जो एक से ज्यादा राज्यों में सत्ता में। और अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी 6% से भी ज्यादा वोट पाती है तो हम्म। आप ये समझिए इलेक्शन कमीशन के मुकाबले उसे राष्ट्रीय पार्टी पार्टी का दर्जा प्राप्त हम्म। होगा। राष्ट्रीय पार्टी होने का अर्थ बहुत बड़ा होता है, छोटी बात नहीं होती। जो जो पार्टियां 70 साल से राजनीति कर रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी, सीपीएम भी जो है अपना राष्ट्रीय दर्जा खोने की कगार पे बिल्कुल। लगभग खो चुकी है, और आम आदमी पार्टी उस गैप को भर रही है। अगर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपने बोली कि आम आदमी पार्टी का मोमेंटम ये सस्टेन होगा या नहीं होगा, और सीटों में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। रोमाना एक बात हम ध्यान रखें, अभी भी 7 से 15 की जो रेंज है, अगर आप हमसे बोलेंगे यशवंत जी ये सीटें कौन है, तो मैं आपको पूरे गुजरात में एक भी सीट नहीं बता पाऊंगा कि ये सीट वो है रोमाना जहां आम आदमी पार्टी से। क्योंकि जब इस तरीके से वोट शेयर का एक्सप्लोजन किसी नई पार्टी के लिए होता है, नई शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि पिछले चुनाव में 0.1% वोट मिला था, शून्य के बराबर, बिल्कुल। इसलिए मैं उसको कोई मैं पैमाना नहीं मानता आम आदमी पार्टी का। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं इतने वोट आम आदमी पार्टी को यशवंत जी नहीं मिल सकते, उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। बिना कैंडिडेट के वोट कैसे मिलेंगे। रोमाना एक बात समझ लीजिए आप यहाँ पर, आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में चुनाव लड़ा और चुनाव जीता तब भी उनके कैंडिडेट्स को कोई नहीं जानता था। आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब में चुनाव लड़ा जीता तब भी उनके कैंडिडेट्स को कोई नहीं जानता था। तो आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलते हैं या उनके जब सीटें बढ़ती हैं, उसमें कैंडिडेट्स की भूमिका शून्य के बराबर होती है। ये एक फैक्टर है। जी। इसलिए कभी भी हमें इसमें उलझना नहीं चाहिए कि इनके पास में कैंडिडेट नहीं है। किसी भी पार्टी को रोमाना अगर 20% से ज्यादा वोट मिलने शुरू हो जाए तो समझिए कि उस पार्टी ने एक वो महत्वपूर्ण थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है, जिसके बाद में सीटों की लड़ाई में वो सीधी भागीदार है। और फिर कैंडिडेट का थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन चुनाव आते आते ये भी असर पड़ेगा रोमाना कि किन जगहों पे लोगों को लगेगा, बीजेपी विरोधी वोटर्स को, कि भाई यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है। और वो उन सीटों पे हो सकता है कंसंट्रेटेड आम आदमी पार्टी को पड़े। कुछ सीटों पे उल्टा भी होगा, जहां अभी आम आदमी पार्टी के 20% वोट दिख रहे हैं, हो सकता है वहां बीजेपी के विरोधियों को लगे अरे यार ये तो लड़ाई में है नहीं, अच्छी है, इस सीट पे लड़ाई में नहीं है, तो चलो कांग्रेस को वोट देते हैं बीजेपी से लड़ने के लिए। वो भी असर होगा। तो सीट दर सीट ये असर पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी को मिलने वाला अधिकांश वोटर कांग्रेस के खाते से आ रहा है। और अगर ये ग्राफ इसी तरह बढ़ता रहा तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी नंबर 2 की लड़ाई के लिए भी कांग्रेस के लिए संकट बने। ठीक है सर, सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार का गुजरात विधानसभा चुनाव जो है, जो राष्ट्रीय चेहरे हैं, दरअसल उन्हीं के इर्द गिर्द सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कि वो जो आपका सवाल था कि साहब मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन, तो उसमें ठीक है भूपेंद्र भाई पटेल सबसे आगे बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि गुजरात के अंदर बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं आप उम्मीदवार, आप जिसका इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल। और वही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसके नेताओं के खाते में वो जिस तरीके से 3-4% का आंकड़ा सामने आ रहा है, इसकी क्या एक बड़ी वजह ये कि कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी का उस रूप में गुजरात में नजर नहीं आ रहा है। न तो राष्ट्रीय नेता कांग्रेस का कोई गया जी। और न कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दिया, जी। दोनों ही चीजें। जी। जब आप कोई चेहरा देते हैं तो लोग रैली भी करते हैं ना। आपने देखा था उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के बावजूद भी वहां पर हरीश रावत नंबर 1 नेता बने हुए थे पसंदगी में। बिल्कुल। तो लोग रैली भी तो करते हैं ना रोमान। तो हम्म। ये सारी चीजें, और बीजेपी का जहां तक सवाल है, जी। आपने जो एबीपी सी वोटर ट्रैकर में एक सवाल आपने पूछा कि क्या आप ये सरकार से खुश हैं, रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप पाएंगे 70% लोग कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं। हम्म। अगर आप वो दोनों जोड़ें, लेकिन जो सरकार बना के रखना चाहते हैं वो 2/3 से ज्यादा है। सही। इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी के पास में एंटी इनकम्बेंसी का भरपूर है, समस्या बहुत है, बड़ी है। मुख्यमंत्री कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर है ऐसा कतई नहीं है। और मुख्यमंत्रियों की पॉपुलैरिटी पे बीजेपी अभी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के पास में केवल एक सिक्का है जो खरा सिक्का है, जो हर चुनाव में चलता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जिस तरह से बीजेपी की इज्जत नरेंद्र मोदी जी के नाम ने उत्तराखंड में रखी, वैसे ही गुजरात में भी रखेंगे। और गुजरात में स्वाभाविक सा भी बात है कि गुजरात की अस्मिता, प्रधानमंत्री जैसे
नरसिम्हा राव जी के समय में तेलुगु बिड्डा शब्द का प्रयोग होता था कि तेलुगु के गौरव को जो है नरसिम्हा राव से लोगों ने जोड़ा था आंध्र प्रदेश में। तो गुजरात की अस्मिता वो अगर बोलते हैं कि हमारा गर्व अगर नरेंद्र मोदी, इसमें नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया बीजेपी के और बहुत सारे वोटर्स के हीरो है, तो गुजरात में तो होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और बेस गुजरात बहुत तो ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर, उनका गढ़, सीधे सीधे उनकी साख, उनकी अस्मिता और एक आत्मीय जुड़ाव गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, अमित शाह जी का भी। अब सवाल ये कि ये बात तो बिल्कुल कही जाती है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आ जाते हैं तो सारे मुद्दे जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन जब आप इस ट्रैकर के लिए जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो उनके बीच में मुद्दे के तौर पर जो बार बार बात सामने निकल कर आ रही है वो बेरोजगारी की समस्या है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई कि जब मुद्दों की बात की जाती है तो बेरोजगारी बाजी मारती हुई नजर आ रही है और महंगाई जो है वो 5% के आसपास आंकड़ा उसके लिए सामने आ रहा है। वहीं जब सवाल को इस रूप में पूछा जाता है कि साहब क्या महंगाई चुनाव में मुद्दा बनेगा, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई देखकर कि वहां पर 62% लोग कह रहे हैं, 62% कह रहे हैं कि हाँ महंगाई चुनाव में मुद्दा बनेगा। इसको कैसे समझा जाए? जी देखिए, दोनों सवालों को पूछने का तरीका अलग है। जब आप टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल पूछते हैं कि भाई एक मुद्दा बताइए जो आपके दिमाग में है महत्वपूर्ण, तो वो मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी बताते हैं। जी। लेकिन क्या महंगाई से आप परेशान हैं, तो कहते हैं हाँ सब महंगाई से भी परेशान है। तो अगर महंगाई पे आप स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो 60% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हाँ ये मुद्दा है। और चुनावी मुद्दा देखिए क्यूमुलेटिव बनता है रोमाना, जी। कोई एक मुद्दा नहीं होता है। लोगों के तय करने के 10 कारण होते हैं और एक मिला जुला के लोगों का निर्णय बनता है। और एक महत्वपूर्ण बात और भी रोमाना, वो ये कि लोग कहते हैं कि अरे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी हार जाएगी या कोई भी पार्टी हार जाएगी जो सत्ता में। देखिए केवल मुद्दा होना ये अलग विषय है, इलेक्टोरल मुद्दा होना अलग विषय है। और इलेक्टोरल मुद्दा कैसे बनता है, जब लोग कहते हैं हमारा मुद्दा ये है और ये मौजूदा सरकार हमारे मुद्दे का समाधान नहीं कर पा रही, तब वो इलेक्टोरल मुद्दा बनता है। जब हम अपने रूटीन ट्रैकर जो हम हर साल भर हम पूरे भारत में पूछते हैं, वहां पर भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन उसके ठीक बाद में हम एक सवाल पूछते हैं कि आपने जो मुद्दा बोला उसका समाधान कौन सी पार्टी कर सकती है या कौन सा नेता कर सकता है। ये दोनों ही सवाल हम पूछते हैं। तो जो लोग सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं बेरोजगारी, जी। उसमें सबसे बड़ा लोग मोदी का नाम लेते हैं, बीजेपी का नाम लेते हैं कि इसका समाधान। तो देखिए एक फैक्टर है, हम इसको मुद्दा मानते हैं और इस मुद्दे के सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, इस उपाय क्या होगा उसके लिए हम उम्मीद से किसको देखते हैं। तो फिलहाल वो उम्मीद लोगों को नरेंद्र मोदी में ज्यादा नजर आती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि केवल मुद्दा होने, विपक्ष कहता है मुद्दा बहुत बड़ा बना दिया, मुद्दा तो बना दिया, लेकिन मुद्दे के अलावा क्या आप विकल्प बन पाए, जी। क्या आप जनता के बीच में ये विश्वास अर्जित कर पाए रोमाना कि इस मुद्दे का सॉल्यूशन हम देंगे, ये लोग नहीं दे सकते। जी। मुझे लगता है इस जगह पे अभी विपक्ष काफी कमजोर पड़ता है और अभी उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है एक विकल्प के रूप में उभरने में। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि साहब मुद्दे जरूर हो सकते हैं लेकिन जनता विपक्ष पर भरोसा उस रूप में नहीं कर पा रही है कि विपक्ष के पास उनकी समस्या का समाधान है। और ऐसे में समाधान की तरफ भले ही मुद्दा हो उनकी नजर में इसी सरकार के राज में बेरोजगारी का, महंगाई का, लेकिन समाधान के लिए भी वो वही सत्ताधारी पार्टी को देख रही है। अब सर, एक मुद्दा जो विपक्ष काफी भुनाने की कोशिश में है, जो बड़ा दुखद हादसा हुआ है अभी हाल में गुजरात में, मोरबी पुल हादसा, और उसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जोड़कर विपक्ष आगे बढ़ाने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है आप भी उसको अंडरलाइन करेंगे कि भ्रष्टाचार तो गुजरात में उस रूप में मुद्दा है ही नहीं। वो भ्रष्टाचार क्योंकि लोगों के जहन में उस रूप में मुद्दा नहीं बन पा रहा है, तो विपक्ष की जो रणनीति है मोरबी पुल हादसे के जरिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को धार देने की, फिर वो भी विफल साबित होगी। उतना इम्पैक्ट उस चीज का नहीं हो नहीं पा रहा है। होगा जी। कारण उसका देखिए बहुत साफ है कि लोग जब किसी भी समस्या, किसी भी हादसे को देखते हैं तो लोग पहली बात तो हादसे को हादसे की तरह देखते हैं कि 100 साल से पुराना बिल्कुल था, ठीक है उसका किया, जरूरत से ज्यादा लोग चढ़ गए, जांच इसकी होनी चाहिए, इतने सारे लोग क्यों चले गए, जो पुल उसका बोझ नहीं ले सकता, वो सब अपनी जगह ठीक है। देखिए आप एक पुल गिरने की बात कर रही है इतना पुराना, हम अभी अभी पिछले 1 साल पहले इतना बड़ा कोविड की महामारी का दौर निकल गया आगे बाहर, और हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा किस तरीके से कोविड में हाहाकार उत्तर प्रदेश में मचा था। लेकिन क्या लोगों ने सरकार को उसका दोष दिया? नहीं दिया। नहीं दिया। कारण ये है कि लोग अगर ये देखते हैं कि ठीक है सरकार ने किया, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था किया, और कहीं ना कहीं एक भारतीय सोच में अपने यहाँ पे रुमाना ये भी हम माने कि लोग कई बार थोड़े स्पिरिचुअल तरीके से वो भी लेते हैं
मतलब अजीब सा है, हमारा एक कंटेक्चुअल एक्ट सोसाइटी है, एक्ट ऑफ और उस गॉड। कंटेक्स्ट में, हाँ एक्ट ऑफ गॉड वो मानते हैं। महामारी में इतने लोग मरे, हमारे भी घर में मरे, मोहल्ले में मरे, इसमें कोई क्या कर क्या सकता कर सकता है। है? ये जो एक फैक्टर आता है, इसमें एक अच्छा दूसरी चीज, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा, विपक्ष का कोई नेता कोविड के दौरान बाहर निकल के लोगों से मिलने के लिए ही नहीं गया। जी। तो आप ये फैक्टर भी आता है ना। गुजरात में 5 साल पहले रोमाना 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 77 सीट जीतने के बाद जिस तरीके से गुजरात कांग्रेस के एजेंडे पे आना चाहिए था, क्या आया? कांग्रेस ने गुजरात को तो इतनी भी अहमियत नहीं दी कि भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात को छू भर लेते। जब गुजरात कांग्रेस के एजेंडे पे ही नहीं रहा, और दूसरी तरफ सोचिए, जो सबसे बड़ा कैंपेनर है, सबसे पॉपुलर नेता है बीजेपी का, जिसको आप कह सकती हैं कि सबसे ज्यादा कठिनाई से समय मिलना चाहिए था कैंपेन करने के लिए, वो व्यक्ति, वो शख्स, यूपी के रिजल्ट जिस दिन आए थे रोमाना, याद है, दूसरे दिन हम लोग बात कर रहे गुजरात। थे, उत्तर प्रदेश के नतीजे के दूसरे दिन नरेंद्र मोदी गुजरात में कैंपेन कर रहे थे। बिल्कुल। आप और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में आप गुजरात को छूना नहीं चाहते। जो बीजेपी का सबसे बड़ा सिक्का है, वो आगे से आगे रख के उस दांव को चल रहे हैं, और आपका जो सिक्का बन सकता था, आपने 5 साल में उसको पीछे न जाने कहां ठेल दिया। न तो आपने गुजरात को अपने एजेंडे पे रखा, और न आज भी गुजरात को अपने एजेंडे पे रखने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, ऐसे में इसी वजह से तो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि साहब कांग्रेस के जितने सिक्के हैं सब खोटे सिक्के हो चुके हैं। और वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप दौरे का जिक्र कर रहे थे, एक आंकड़ा बस मैं दर्शकों को देती चलूं कि ये गुजरात का चुनावी साल, इस साल में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बार गुजरात जा चुके हैं। अच्छा, राहुल गांधी जो है वो सिर्फ 3 बार गुजरात गए हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इस साल 20 बार गुजरात जा चुके हैं। आज जब गुजरात क्लैरिटी, में चुनाव की परफेक्ट। तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद बाकायदा वो वीडियो मैसेज भी जो आप सबने देखा होगा गुजराती भाषा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो जारी किया, जिसमें शुरुआत वो केम छो से कर रहे हैं और गुजरात के लोगों से अपील कर रहे हैं कि साहब मैं आपका भाई हूँ, आपके परिवार का लड़का हूँ, और कैसे वो एक संवाद और एक सीधा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात शायद सामने निकल कर आ रही है इस ओपिनियन पोल में भी, यशवंत जी, कि जब लोगों से पूछा जाता है कि साहब किसका चुनावी प्रचार प्रभावी दिख रहा है, तो बीजेपी को तो अलग कर दीजिए, वो जो आप कह रहे थे ना नंबर 2 की लड़ाई, उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले बाजी मारती हुई नजर आ रही है। जब लोगों से पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी, तो उसमें सीधे सीधे नुकसान ज्यादा कांग्रेस को पहुंचाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, एक तो उसका वो फ्री वाला दाव, और दूसरी बात वो हिंदुत्व की राजनीति को जो धार देना है, यही वो डेडली कॉम्बिनेशन, लीथल कॉम्बिनेशन बन रहा है। कॉम्बिनेशंस रोमाना बहुत सारे निकल के आते हैं, प्रोवाइडेड आप सड़क पे जूते घिसने को तैयार। कॉम्बिनेशंस बहुत निकलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति में भारत की ऐसे ऐसे मुद्दे बनते हैं जिनके ऊपर लोग सिर पकड़ के दुनिया भर में बैठ जाए कि ये कैसे मुद्दा बन सकता है। तो आपका निकलना कैंपेन में जरूरी है। जैसा आपने बोला, अरविंद केजरीवाल 20 बार गए हैं, जी। यानी पंजाब की जीत हासिल होने के बाद में वो शख्स अगर 20 बार गुजरात गया है, तो जो गुजरात में बैठा हुआ इंसान है, जो राहुल गांधी को देख ही नहीं रहा है कि राहुल गांधी केरल में यात्रा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल की ओर प्रभावित होगा? जिस गुजरात ने 77 सीट दी कांग्रेस को, क्या उसे उम्मीद नहीं होगी कि कम से कम राहुल गांधी 7.5 बार आए गुजरात 77 सीट के बदले? आप बेसिक सी चीज समझिए, कोई भी मेहनत जमीन की वो जाया नहीं जाती, बेकार नहीं होती। हो सकता है आम आदमी पार्टी के से कांग्रेस फिर भी अंत में ज्यादा निकल जाए, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा है, जी। क्योंकि बहुत सारी आम आदमी पार्टी के सामने प्रॉब्लम है, नीचे के लेवल तक, पोलिंग बूथ तक अपने लोगों को खड़ा करने के लिए लोग नहीं होंगे उनके पास में। लेकिन एक बात समझिए रोमाना, अगर वो 20% का बेंचमार्क क्रॉस कर लेते हैं इन चुनाव में, तो ये वैसा ही चुनाव है जो 5 साल पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को लोग हल्के में ले रहे थे। आने वाले समय में न केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी पूरी गंभीरता से आम आदमी पार्टी को गुजरात में लेना पड़ेगा। ये संकट बीजेपी के लिए भी 5 साल बाद बन जाएगा बहुत बड़ा। इसीलिए बीजेपी वाले देखिए लगातार आम आदमी पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। बीजेपी ने कहीं पर भी आम आदमी पार्टी को खुला नहीं छोड़ा हुआ है। वो ये नहीं कह रहे कि अरे ये तो हम तो इनके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। वो लगातार अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इस चुनाव में कांग्रेस के लिए संकट बनेंगे तो अगले चुनाव में हमारे लिए भी संकट बनेंगे। तो ये लड़ाई हो रही है, लेकिन जो जाएगा जनता के बीच में, जो घिसेगा अपनी चप्पलें,
उस व्यक्ति को जनता का समर्थन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को ट्रैक्शन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि केवल नरेंद्र मोदी ऐड मत कीजिए, नरेंद्र मोदी के साथ में अमित शाह को ऐड कीजिए और फिर देखिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर गुजरात को किस तरीके से नापा हुआ है। तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये मामला मेहनत पे, जमीन पे मेहनत करने का किस्सा है और इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट्स बाहर के और कुछ नहीं। तो सर कुल मिलाकर जिस तरीके से इस बार अभी तक गुजरात का चुनाव नजर आ रहा है वो यही कि साहब एक तरफ गुजरात मॉडल, उसको पूरी चुनौती अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल से दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कहीं गिनती में फिलहाल नजर आ नहीं रही है। अब वही बात इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों में भी मोटे तौर पर सामने निकल कर आ रही है। तो चलते चलते आपको क्या लगता है दर्शकों को किस मुख्य बिंदु पर नजर बनाकर रखनी चाहिए और आगे किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ट्रैकर तो हमारा लगातार जारी रहेगा और हम जी, आंकड़े शेयर करते रहेंगे। ट्रैकर तो हमारा चलेगा और हम इस पे निगाह रखेंगे कि ये 20% से मामला कुछ और ऊपर जाता है या ये अटकता है या नीचे आता है, क्योंकि अब यहां से कैंडिडेट्स की भी सुगबुगाहट शुरू हुई और ये देखने लायक होगा कि क्या कांग्रेस के कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद में क्या थोड़ा सा उसमें वापस कुछ जान आती है या नहीं आती है। हालांकि एक बड़ी विचित्र सी बात बताएं आपको, विचित्र सी, कि आम आदमी पार्टी के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन दरअसल बहुत आसान है रोहन। कारण यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में कम से कम दो दो सीरियस लोग वोट सीट पे टिकट मांग रहे हैं। जिसका भी टिकट काटेगा बीजेपी में या कांग्रेस में, वो सीधे जाके लप से आम आदमी पार्टी के पास में टिकट मांगने के लिए जाएगा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को इस बार, मुझे नहीं लगता, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अजीब सी ये बात लगेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उन्हें कैंडिडेट्स की कमी होने वाली है। दरअसल वो सबसे अंत में टिकट देंगे ज्यादातर लोगों के, जब उनको पता लग जाएगा किसके किसके टिकट कटे हैं और किसको किसको हम टिकट दे सकते हैं। तो ये निगाह रखेंगे हम लोग इस पर कि आम आदमी पार्टी के वोट और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे, जो ब्लैंक चेहरा है, जिस ब्लैंक चेहरे को लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी का, ये दोनों अगर साथ में चल रहे हैं, जो अभी भी 20% पे साथ में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राफ उनका सही जा रहा है। अगर उनके ग्राफ में किसी भी एक में ऊपर और एक में नीचे होता है, तो मामला वहां पर कांग्रेस के लिए ओपनिंग खुलेगी कि कांग्रेस अपनी किसी तरीके से मेन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की गद्दी को बचा के रख ले जाए, ये उनके सामने चले। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे फिर आपसे इसी तरीके की चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर एबीपी न्यूज धन्यवाद। का ये सर्वे जिसमें यशवंत देशमुख जी को आपने सुना, साफ तौर पर अभी तक ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि साहब गुजरात के अंदर लड़ाई जो कभी आर पार की हुआ करती थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, अब मामला बदल गया है। अब लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, जिसने इस पूरी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। और गौर करने वाली बात यह कि आम आदमी पार्टी की बदौलत बीजेपी गुजरात में अगर रिकॉर्ड जीत दर्ज करती है तो कांग्रेस क्या नंबर 2 की पोजीशन अपनी बचा पाएगी गुजरात में, या वो भी आम आदमी पार्टी उससे छीन लेगी। इस पर फिलहाल नजर बनाकर रखिएगा। तो कुछ और खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।